हेलो फ्रेंड्स एंड मेडिकल स्टूडेंट फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द कॉजेज ऑफ इंस्टेबिलिटी एंड देयर प्रिवेंशन के बारे में। इसमें हम लोग जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें कौन कौन से इंस्टेबिलिटी के कॉजेज होते हैं उसके बारे में बात करेंगे और उनको हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को ज़्यादा स्टेबल बना सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर मेहंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द कॉजेज ऑफ इंस्टेबिलिटी एंड देयर प्रिवेंशन के बारे में, तो जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन होते हैं, जो हमारे ड्रग प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर उनकी हम इंस्टेबिलिटी या उनके डिकम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं तो उसके दो मेन कॉजेज के बारे में अगर हम बात करें तो पहला है हमारा हाइड्रोलिसिस और दूसरा है हमारा ऑक्सीडेशन। तो जो हमारी ये दोनों रिएक्शन है ये अधिकतर हमारे जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है उनके अंदर इंस्टेबिलिटी और वो डिकम्पोजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो इस वीडियो में हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे और इनको हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं और अपने फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को ज़्यादा स्टेबल बना सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोलिसिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऐसी हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन या ऐसे सिस्टम जिनके अंदर वाटर होता है उनमें हाइड्रोलिसिस की जो हमारी होती है प्रॉब्लम वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी प्रिपरेशन है उसके अंदर हम वाटर को यूज कर रहे हैं और इसी के कारण हाइड्रोलिसिस होती है। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द सिरप्स या हम बात करते हैं अबाउट द इमल्सन या जो हमारे सस्पेंशन होते हैं उनके अंदर हम लोग वाटर को अधिकतर यूज करते हैं, जिसके कारण वहाँ पे हाइड्रोलिसिस होने के चांसेस, जो हमारे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हैं उनकी हाइड्रोलिसिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। कुछ हमारे ड्रग सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से भी उनके अंदर हाइड्रोलिसिस होती है और वो अफेक्ट होते हैं। तो जो उनके अंदर भी जो हमारा मॉइस्चर है उसके अंदर जो हमारा वाटर होता है उनके कांटेक्ट में आने से हाइड्रोलिटिक रिएक्शन उनके अंदर भी हमें देखने को प्राप्त होती है। तो अगर हम उन ड्रग्स के बारे में बात करते हैं जिनके अंदर अधिकतर हाइड्रोलिसिस हमें देखने को प्राप्त होती है, तो जो हमारे ईस्टर्स होते हैं, जो हमारे एमाइड्स होते हैं और जो हमारे लैक्टम्स हैं उनके अंदर हमें अधिकतर हाइड्रोलिटिक रिएक्शन देखने को प्राप्त होती है, जिसके कारण वो ज़्यादा इनस्टेबल और जो प्रोसेस है हमारी वो डिकम्पोजिशन की वो इनके अंदर हमें देखने को प्राप्त होती है। तो अगर हम ईस्टर हाइड्रोलिसिस के बारे में बात करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है, द मोस्ट कॉमन टाइप इज एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज। तो इसके अंदर जो हमारा होता है एसाइल और ऑक्सीजन का क्लीवेज हमें देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम एक ईस्टर के बारे में बात करते हैं तो वो जब वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वहाँ पे जब उसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो एसिड फॉर्म होता है और एल्कोहल वहाँ से लिबरेट होता है। तो अगर हम ऐसे ड्रग्स के बारे में बात करते हैं जो कि ईस्टर हाइड्रोलिसिस शो करती हैं, तो जो हमारी होती है प्रोकेन, जो हमारा टेट्रावोकेन होता है, एट्रोपिन होता है और एस्प्रिन है, इनके अंदर अक्सर हमें ईस्टर हाइड्रोलिसिस देखने को प्राप्त होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द एमाइड हाइड्रोलिसिस के बारे में। तो जो हमारे होते हैं एमाइड्स होते हैं, अगर उनकी हाइड्रोलिसिस के बारे में हम एक तरह से बात करते हैं, यूजुअली इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ द एमाइड लिंकेज टू गिव द अमीन। तो इसमें जो हमारा होता है एमाइड लिंकेज उसका हमें क्लीवेज देखने को प्राप्त होता है और इसमें जो हमारा अमीन है वो यहाँ से लिबरेट होता है। तो ये एक आप कह सकते हैं सिंपल एग्जाम्पल है हमारे एमाइड का। जब ये वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है तो यहाँ पे हमारा अमीन जो है लिबरेट होता है। तो इस तरह से जो हमारे होते हैं एमाइड वो ज़्यादा इनस्टेबल या डिकम्पोज होते हैं जब वो वाटर के कांटेक्ट में आते हैं। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा है वो डोबुकेन है, ये एक इसका एग्जाम्पल है। फिर वो मेट्रिन है, वो क्लोरम फेनिकॉल है, वो नियासिनामाइड है और जो हमारा बार्बिचुरेट है उसके अंदर हमें ईस्टर हाइड्रोलिसिस देखने को प्राप्त होती है। उसके बाद जो हमारा तीसरा है दैट इज द रिंग हाइड्रोलिसिस। तो अगर हम इसके बारे में एक तरह से बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो एक तरह से रिंग होती है उसका हमें क्लीवेज देखने को प्राप्त होता है जब हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल आयन वहाँ पे अटैक करता है। तो इस कंडीशन में अगर हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा होता है बेंजोडायजेपिन होता है, वो नाइट्राजिपाम होता है, वो क्लोर वो डाइजिपॉक्साइड होता है, वो पेनिसिलिन्स है, वो सिफेलोस्पोरिन है, ये सब हमारे ऐसे ड्रग सब्सटेंस है जिनके अंदर हमें रिंग हाइड्रोलिसिस देखने को प्राप्त होती है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में। तो जो हमारी होती है हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस, इसमें अधिकतर हमारा वाटर या मॉइस्चर इन्वॉल्व होता है।
तो अगर जो हमारा ड्रग सब्सटेंस है वो एक सॉलिड ड्रग प्रोडक्ट है तो उस कंडीशन में जो हमारी है हाइड्रोलिटिक रिएक्शन, अगर उसे हमें अवॉइड करना है या उसे हमें एक तरह से आप कह सकते हैं प्रिवेंट करना है, तो उस कंडीशन में अगर हम उससे जो उसका कांटेक्ट है, जो हमारा मॉइस्चर है, उससे उसके वो कांटेक्ट को अगर हम अवॉइड कर दें या मतलब प्रिवेंट कर दें जब हम उसकी कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम हाइड्रोलिटिक रिएक्शन को भी अवॉइड कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं अबाउट द पैकेजिंग, तो उस कंडीशन में अगर हम यूज करते हैं एक जो है सुटेबल मॉइस्चर वो रेसिस्टेंट पैक को अगर हम यूज करते हैं अपने ड्रग सब्सटेंस को पैक करने के लिए, तो भी हम जो हमारा हाइड्रोलिटिक रिएक्शन है उसको आसानी से जो अवॉइड कर सकते हैं। अगर हम उसको जो है एक तरह से स्ट्रिप के जो हमारा पैक होता है उसके अंदर वो पैक करते हैं, या हम उसको स्टोर करते हैं एक ऐसी कंट्रोल्ड कंडीशन में जहां पे जो हमारी ह्यूमिडिटी है और जो हमारा टेम्परेचर है वो प्रॉपरली कंट्रोल है, तो उस कंडीशन में भी हम जो हमारा होता है हाइड्रोलिटिक रिएक्शन उसको हम कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। अगर जो हमारा वो कंटेनर है उसके अंदर हम कोई वो डेसिकेंट वगैरह प्लेस कर देते हैं, लाइक अगर हम उसके अंदर प्लेस कर देते हैं सिलिका जेल बैग्स को प्लेस कर देते हैं, तो उससे भी हम वहाँ पे मॉइस्चर को आसानी से अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला वो तरीका है, अगर हम उसके बारे में बात करते हैं कि अगर जो हमारी डोजेज फॉर्म है वो एक लिक्विड डोजेज फॉर्म है, तो वहाँ पे हम अधिकतर वाटर को यूज करते हैं, तो वहाँ पे हाइड्रोलिटिक रिएक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो उस कंडीशन में हमारा जो मेन फोकस है, हमारा जो होता है मेन एम्फेसिस होता है इस चीज़ पे रहता है कि जो हमारा होता है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द हाइड्रोलिसिस, अगर हम उसको किसी तरह से कंट्रोल कर लें, उसको हम किसी तरह से वो रिड्यूस कर लें, तो हम आसानी से हाइड्रोलिटिक रिएक्शन को भी वहाँ रोक सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी अधिकतर हाइड्रोलिटिक रिएक्शन होती हैं वो एक तरह से कैटालाइज होती हैं विद द एसिड और बेस के कारण वो कैटालाइज होती हैं। तो अगर वहाँ पे हम एक ऐसा ऑप्टिमम पीएच जिसपे हमारा जो ड्रग सब्सटेंस है वो मैक्सिमम स्टेबल हो, अगर उस पीएच पे अपनी लिक्विड डोजेज फॉर्म को मेंटेन कर लेते हैं किसी भी एक हम बफरिंग एजेंट को, तो हम आसानी से हाइड्रोलिटिक रिएक्शन को भी वहाँ रोक सकते हैं। क्योंकि अगर हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लें कि वो कौन सा पीएच है जिसपे जो हमारा ड्रग सब्सटेंस है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो हम एक वहाँ पे बफरिंग एजेंट को यूज करके उस पीएच को अपने लिक्विड डोजेज फॉर्म में मेंटेन कर लेंगे, जिसके कारण कि जो हमारा है हाइड्रोलिसिस का रेट ऑफ रिएक्शन है वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा और हमारा ड्रग सब्सटेंस ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा अगला वो तरीका है, अगर हम उसके बारे में एक तरह से बात करते हैं, तो जो हमारी होती है जनरल एसिड बेस वो कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस होती है, उस कंडीशन में जो हमारे बफर्स हम वहाँ पे यूज करते हैं उसी के कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं हमारी हाइड्रोलिटिक प्रोसेस में। तो इस कंडीशन में हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जो हम वहाँ पे बफर की कंसंट्रेशन यूज कर रहे हैं वो मिनिमम रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन हो, मीन्स हम जितना कम से कम वहाँ पे बफर यूज कर सकते हैं उतना ही हम वहाँ पे यूज करें, वो जिससे कि हमारा जो पीएच है वो भी वहाँ पे अच्छे से मेंटेन हो जाए और अधिक हमारा वहाँ पे बफर भी ना हो, जिसके कारण कि जो हमारी हाइड्रोलिटिक रिएक्शन है वो जनरल जो एसिड बेस वो कैटालाइज हाइड्रोलिटिक रिएक्शन है वो वहाँ पे प्रॉपरली स्टॉप हो जाएंगी और हमें जो हमारा वो ड्रग सब्सटेंस है वहाँ पे ज़्यादा स्टेबल देखने को प्राप्त होगा। उसके बाद इसमें जो हमारा अगला वो तरीका है जो हमारी हाइड्रोलिटिक रिएक्शन है उनको अच्छे से मिनिमाइज करने का, तो उस कंडीशन में अगर हम जो हमारा है लिक्विड सिस्टम उसके डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अगर हम अल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो उससे भी हम हाइड्रोलिटिक रिएक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पार्शियल या कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ द वाटर। तो जो हमारा है हाइड्रोलिटिक रिएक्शन वो अधिकतर वाटर के कारण होता है, अगर हम कोई एक नॉन एक्वस सॉल्वेंट को लें और उससे जो हमारा वाटर है उसको पार्शली या कंप्लीटली अगर हम रिप्लेस कर देंगे, तो वहाँ पे जो हमारा वाटर है उसकी क्वांटिटी काफ़ी कम हो जाएगी या बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगी, जिसके कारण कि हाइड्रोलिटिक रिएक्शन वहाँ पे हमारी मिनिमाइज हो जाएंगी। तो इस प्लेस पे हम लोग नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स को यूज़ करते हैं वाटर को रिप्लेस करने के लिए। तो अगर हम इन सॉल्वेंट्स के बारे में बात करते हैं तो हम जो है एल्कोहल को यूज़ करते हैं, ग्लिसरीन को यूज़ करते हैं और प्रोपाइल
प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल को हम लोग यूज करते हैं वाटर को रिप्लेस करने के लिए। उसके बाद जो हमारा अगला है द हाइड्रोलिटिक रिएक्शन ऑफ द वो सर्टेन ड्रग वो सच एज मतलब बेंजोकेन एंड वो प्रोकेन कैन बी डिक्रीज्ड बाय एडिशन ऑफ द स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। तो जो हमारे होता है एक तरह से बेंजोकेन है या हम बात करते हैं प्रोकेन की, तो उसमें जो हमारी हाइड्रोलिटिक रिएक्शन होती है अगर उसको हमें डिक्रीज करना है तो वहां पे हम स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट को ऐड करते हैं जो इनके साथ में एक कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करते हैं और वो जो हमारे कॉम्प्लेक्स होते हैं उनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हम लोग कैफीन को यूज करते हैं अपने वो बेंजोकेन और जो हमारा प्रोकेन है उसको ज्यादा स्टेबल एक तरह से बनाने के लिए या जो हमारी इसके अंदर हाइड्रोलिटिक रिएक्शन है इनकी उसको प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे कैफीन को एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट की तरह अपने ड्रग सोल्यूशन में यूज करते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला वो तरीका है वो कि इसके बारे में हम लोगों को पता है कि हमारे ड्रग का वो पोर्शन जो कि एक तरह से सोल्यूशन के फॉर्म में होता है वही हाइड्रोलिसिस उसी का हाइड्रोलिसिस हमें देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में इट इज वो पॉसिबल टू सप्रेस द डिग्रेडेशन बाय मेकिंग देम लेस सॉल्युबल। तो अगर हम अपने ड्रग सब्सटेंस को कम सॉल्युबल बना देते हैं अपना जो हमारा लिक्विड है या जो हमारा सॉल्वेंट है उसके अंदर हम उसको कम सॉल्युबल अगर बना देते हैं उस कंडीशन में हम हाइड्रोलिटिक डिग्रेडेशन की प्रोसेस को यहाँ पे रिटार्ड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला है वो दैट इज द मिसली सॉल्युबलाइजेशन ऑफ द सर्टेन ड्रग वो सच एज द बेंजोकेन बाय यूज ऑफ सर्फेक्टेंट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस। तो इस कंडीशन में अगर जो हमारा ऐसा वो ड्रग सब्सटेंस है अगर हम एग्जांपल ले अगर हम बात करते हैं अबाउट द बेंजोकेन तो उस कंडीशन में अगर हम कोई सरफेस एक्टिव एजेंट को यूज करके उसका हम बनाते हैं वो मिसली एक तरह से फॉर्म करते हैं और उसको हम करते हैं सॉल्युबलाइज तो उस कंडीशन में हम हाइड्रोलिटिक रिएक्शन को आसानी से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आसान तरीके से कहें तो इस कंडीशन में क्या है कि अगर जो हमारा ड्रग है वो अगर हम उसका एक फॉर्म करते हैं वो मिसली फॉर्म करते हैं तो इस कंडीशन में क्या है कि जो हमारा इसमें ऑयल फेज होता है उसको हम इसके वो चारों ओर कर देते हैं और उसके बाद में हमारा वाटर रहता है तो ये वाटर के कांटेक्ट में नहीं आने एक तरह से पाता है जिसके कारण कि इसकी हाइड्रोलिसिस यहाँ पे नहीं होती है। तो इस तरह से भी हम हाइड्रोलिटिक से अपने ड्रग सब्सटेंस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी भी सरफेस एक्टिव एजेंट को यूज करके। हमारे वो कुछ वो ड्रग सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि जो हमारा है हाइड्रोलिसिस उसके लिए होते हैं ससेप्टेबल। तो उस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं अबाउट द पेनिसिलिन और इसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं तो उनको इससे प्रिवेंट करने के लिए या इससे एक तरह से बचाने के लिए इनको हम एक तरह से फार्मुलेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द ड्राई पाउडर और जब हमें इनको यूज करना होता है तब हम इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो अधिकतर आप ये देखते हैं जो हमारे होते हैं छोटे बच्चे उनके जो होते हैं एंटीबायोटिक या मतलब पेनिसिलिन के जो होते हैं सिरप वो एक तरह से ड्राई पाउडर के फॉर्म में आते हैं। जब हमको उनको यूज करना होता है तो उस समय हम वहां पे वाटर को उसमें ऐड करके उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं और फिर अगेन उसको हम लोग यूज करते हैं। तो इस कंडीशन में उसको हम लोग एक ड्राई पाउडर के फॉर्म में पहले प्रिपेयर करते हैं जिससे कि उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होने पाती है और जब हमें उसको यूज करना होता है तब हम उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो इस तरह से भी हम हाइड्रोलिटिक डिग्रेडेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा अंतिम है दैट इज द रेफ्रिजरेशन ऑफ द ड्रग एंड ड्रग सोल्यूशन आल्सो रिटार्ड हाइड्रोलिटिक रिएक्शन। तो अगर जो हमारा है वो ड्रग है या जो हमारा ड्रग का है वो सोल्यूशन है उसको हम लोग वो रेफ्रिजरेटर में एक लो टेम्परेचर पे मेंटेन रखते हैं स्टोर करते हैं तो हम हाइड्रोलिटिक रिएक्शन को भी रिटार्ड कर सकते हैं कम कर सकते हैं इस मेथड से भी। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द ऑक्सीडेशन। तो अगर हम ऑक्सीडेशन के बारे में बात करते हैं तो ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होती है जो कि हमारे जो ड्रग सब्सटेंस है या जो हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है उसमें इनस्टेबिलिटी को कॉज करती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है उसके अंदर जो ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन है वो जब हम उसको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में जब हम उसको प्लेस करते हैं वहाँ पे वो एक्सपोज होता
होता है तो उसका हमें ऑक्सीडेशन देखने को प्राप्त होता है, जिसके कारण कि हमारा फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस इनस्टेबल होता जाता है। तो अगर हम ऑक्सीडेशन के बारे में एक तरह से बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, इट जो इन्वॉल्व्स आइदर एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन। तो जो हमारा है एपीआई है उससे अगर ऑक्सीजन उसमें ऐड हो रहा है तो उस कंडीशन में हमें ऑक्सीडेशन देखने को प्राप्त होता है, या अगर उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उस कंडीशन में भी हमें वहां पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम ऑक्सीडेशन और वो रिडक्शन के बारे में बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन एंड वो रिडक्शन रिएक्शन जनरली अकर साइमल्टेनियसली, ये दोनों हमारी रिएक्शन अक्सर साथ में ही होती हैं। अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और अगर हम रिडक्शन की बात करते हैं तो इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो हमारा ऑक्सीडेशन है जब वो होता है तो इलेक्ट्रॉन का वहां से लॉस होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। और अगर हम बात करते हैं अबाउट द रिडक्शन तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो उसके अंदर गेन होता है या उसके अंदर आता है। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द ऑटो ऑक्सीडाइजेशन के बारे में तो इस कंडीशन में क्या है, जो हमारा प्रोसेस है ऑटो ऑक्सीडाइजेशन का, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन। इससे हमें ज़्यादातर ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन अपने फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में देखने को प्राप्त होता है। एंड इट इन्वॉल्व्स ए फ्री रेडिकल चेन प्रोसेस, इसके अंदर हमें एक फ्री रेडिकल चेन प्रोसेस देखने को प्राप्त होती है। जो हमारे हैवी मेटल्स होते हैं, अगर हम बात करते हैं कॉपर की, जो आयरन की, कोबाल्ट की या वो निकल की, तो वो भी हमारे ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन को कैटालाइज करते हैं, उसको वो इंक्रीज करने का काम करते हैं। इस कंडीशन में अगर हम उन ड्रग्स के बारे में बात करते हैं जिनमें हमें ऑक्सीडेटिव वो डिकम्पोजिशन या डिग्रेडेशन देखने को प्राप्त होता है, तो अगर हम उनके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो जो हमारा होता है एस्कॉर्बिक एसिड, जो हमारा होता है मॉर्फिन है, एपिनेफ्रीन है, हिपेरिन है, पैरल्डिहाइड है, वो टेट्रासाइक्लिन है, विटामिन ए, डी और के है, इनके अंदर हमें अधिकतर ऑक्सीडेटिव डिकम्पोजिशन या डिग्रेडेशन देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम एक जो है रिएक्शन लेते हैं जो हमारा होता है एस्कॉर्बिक एसिड, तो इसमें क्या है कि ये जब ऑक्सीजन और हैवी मेटल के कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पे हमें इसका ऑक्सीडेशन देखने को प्राप्त होता है, और ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड को यहाँ पे फॉर्म करता है। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ऑक्सीडेशन के बारे में, किस तरह से हम अपने फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को, ड्रग सब्सटेंस को ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो जो हमारा इसमें पहला मेथड होता है जो हम अधिकतर यूज करते हैं, द मोस्ट कॉमन अप्रोच हमारी क्या होती है कि हम उसमें कोई अच्छा सा एंटीऑक्सीडेंट उसके अंदर ऐड कर दें, जिससे कि जो हमारा होता है ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल है वो वहाँ पे रिड्यूस हो जाए और हमारा जो ड्रग सब्सटेंस है उसका ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन न होने पाए। उसके बाद जो हमारा अगला अप्रोच इसमें होता है वो ये होता है द ऑक्सीजन इन द फार्मास्यूटिकल कंटेनर वो शुड बी रिप्लेस्ड विद नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस कंडीशन में जो हमारा फार्मास्यूटिकल कंटेनर होता है उसमें से हम ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देते हैं नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड से, जिसके कारण कि वहां से ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाता है, और जो हमारा ऑक्सीजन है जब वहां से रिप्लेस हो जाता है तो ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन उसका नहीं होने पाता है। उसके बाद जो हमारा होता है अगला अप्रोच, अगर हम उसके बारे में बात करते हैं, वो कॉन्टेक्ट ऑफ द ड्रग विद द हैवी मेटल आयन सच एज आयरन, वो कोबाल्ट और वो निकल विच कैटालाइज ऑक्सीडेशन, वो शुड बी अवॉइडेड एंड स्टोर्ड शुड बी एट द रिड्यूस्ड टेम्परेचर। तो इस कंडीशन में जो हमारे होते हैं हैवी मेटल्स होते हैं, जो हमारे अक्सर जो हमारे कंटेनर है उसमें जो है हैवी मेटल्स रहते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारा ड्रग सब्सटेंस है उनको इन हैवी मेटल से कांटेक्ट से हमको जो है अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी ऑक्सीडेशन को थोड़ा सा कैटालाइज करते हैं। और इस कंडीशन में क्या होता है कि हमें इसको एक तरह से लो टेम्परेचर के ऊपर स्टोर करना चाहिए, जिससे कि ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में कम से कम हो। उसके बाद में हमारा होता है जो हमारा अगला अप्रोच है, इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक अच्छा सा रिड्यूसिंग एजेंट अपने फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में ऐड कर देते हैं जो कि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं सोडियम मेटाबाइसल्फाइड को हम यूज करते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, जिससे कि हम जो हमारा ऑक्सीडेशन है उसको
उसको अपने फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में प्रिवेंट कर सकें। उसके बाद जो हमारा अगला अप्रोच होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक यहाँ पे ऐसा ऑप्टिमम पीएच इस्टेब्लिश करते हैं वो जिस पे कि जो हमारा होता है ऑक्सीडेशन, अगर वो H+ आयन या OH- आयन से कैटालाइज हो रहा है तो उस कंडीशन में उसको हम एक ऐसे पीएच पे स्टेबल कर देते हैं जिससे कि जो हमारा ऑक्सीडेशन है वो वहाँ पे ना होने पाए। H+ आयन और OH- आयन की वो कंसंट्रेशन वहाँ पे अगर रिड्यूस रहेगी उस पीएच पे तो वहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन हमें देखने को प्राप्त नहीं होगा। उसके बाद जो हमारा अगला अप्रोच होता है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स में बी रिटार्डेड बाय हाइड्रोजिनेशन। तो जो हमारे फैट होते हैं, ऑयल्स होते हैं, उनके ऑक्सीडेशन को हम लोग रिटार्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं अगर हम जो हमारा फैट है या ऑयल है उसको हाइड्रोजन से ट्रीट करते हैं, H2 से अगर हम ट्रीट करते हैं या उसका हम लोग हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो उस कंडीशन में हम अपने फैट और ऑयल्स को ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।